रजिस्टर खोलें सर जी। थोड़ा ऑनलाइन स्टोर्स को बात आ रही। ये ऑनलाइन स्टोर्स को बेटा सॉरी ऑनलाइन स्टोर्स। अभी क्या हो गया सर? सर ये कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का कल वाला रिवाइज कर लिया सब? आपका मसला अलग है। हाँ सर पूछेंगे तो बताएंगे, मैंने खुद पूछा, मैं खुद पूछ रहा हूँ, आपकी नहीं पूछ रहा। डिस्काउंट अलाउड तुमने बैठो, ये डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव होने के बाद अपने पेज पे डेटर अकाउंट खोलिएगा, अपने रजिस्टर में से कल डेटर अकाउंट बनाया था निकालिए। अकॉर्डिंग टू डेटर अकाउंट बेटा मेरे ख्याल हमारा 3,50,000 रिसीवेबल बनता था डिस्काउंट से पहले। बस करते हैं सर जी, बस माजरत है, आपको तंग करना, पीछे वाले से बात करें। एंड में याद करवा दिया करूँ, कर दीजिएगा, मैं जरा एक्सक्यूज कर दिया करूँ कि आपको तंग किया मैंने आके, मुझे कहीं भूल ना जाए। डेटर अकाउंट अगर बेटा आप देखें तो 5 लाख की सेल थी मेरा ख्याल। सेल रिटर्न्स बताइए। डेबिट क्रेडिट साइड में सेल रिटर्न थी 25,000, तो रिसीवेबल रह गया 4,75,000। सही है सर। पैसे कितने मिले? 1 लाख कैश मिला, तो कितने रिसीवेबल रह गए? 3,75,000। बाय चेक कितने मिले? तो रिसीवेबल रह गया था डिस्काउंट से पहले पहले 3,50,000। अभी रजिस्टर निकालना प्लीज, काफी फैसला कर सकता मान सवाल करके गायब हो गए। ये जरा स्क्रीन की सही करना थोड़ी फुल स्क्रीन पर। तो सर जी 3,50,000 रिसीवेबल रह गया था, लेकिन मैंने फिर अजीम किया कि सपोज आपने अपने कस्टमर से ये कहा है कि टाइम पे अगर वो पैसे देगा तो हम उसे 5,000 रुपए की डिस्काउंट देंगे फॉर एग्जाम्पल। अगर नहीं वो देगा तो 350 हम ले लेंगे। लेकिन सपोज अगर उसने ये डिस्काउंट अवेल कर ली, हमने अलाउ कर दी, तो डिस्काउंट अलाउ करने से हमारा जो 3,50,000 का रिसीवेबल था वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? रिसीवेबल कम होने का मतलब एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होने का मतलब एसेट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट क्रेडिट हो गया 5 लाख, इस वजह से ये कम हुआ, डिस्काउंट अलाउड की वजह से, साथ उसका नाम आ गया। तो यहाँ से क्या अकाउंटिंग एंट्री बन गई? डेटर क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, ऑपोजिट रखते। ऑब्वियसली अगर आपको कम पैसे मिलेंगे तो आपका फिर एक सॉर्ट ऑफ लॉस हो रहा है, सही। अब डिस्काउंट रिसीव भी एक नजर देखें, क्रेडिटर अकाउंट देखें, क्रेडिटर अकाउंट में परचेज कितनी हुई है? परचेज कितनी हुई है सर? रिटर्न हुई मेरा ख्याल। देखिए इस तरह जब जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरह सोचो जरा, परचेज हुई 3 लाख, तो हमारी 3 लाख से लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो रही। फिर अगर हमने इसमें से 20,000 रिटर्न्स की रिटर्न्स कर दी तो हमारी लाइबिलिटी रहेगी 2,80,000। फिर हमने पैसे दे दिए 75,000, तो 280 माइनस 75 2,05,000। कोशिश किया करें। फिर शायद बैंक से भी पेमेंट हुई, बैंक से पेमेंट हुई 80,000, तो ये पैसे फाइनली रह गए 1,25,000। अब सॉल्व करना चाहें दोबारा करें। 2,05,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 125,000 हमारा पेबल रह गया। अब जिस तरह हम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें भी हमारा सप्लायर ही कह सकता है
कि अगर आप विद इन सर्टेन टाइम पैसे देंगे तो वो हमें कुछ पैसे छोड़ देगा, वो हमें छोड़ देगा। अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होगी तो फिर हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है। अपना लेजर देखेंगे तो लाइबिलिटी हमारी डेबिट हो गई, लेकिन किस वजह से? डिस्काउंट के अब रिसीव होने से। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुई तो साथ डिस्काउंट रिसीव हटा गया, ठीक है। तो यहाँ से डबल एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, एक सॉर्ट ऑफ गेन है, इनकम सॉर्ट ऑफ है, तो इनकम के तौर पे क्रेडिट हो। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस की तरह है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए लाइबिलिटी कम होने से क्रेडिट डेबिट। क्या अगर डिस्काउंट रिसीव हो जाए तो पैसे कम देने पड़ेंगे? तो पैसे कम देने का मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लाइबिलिटी जब भी रिड्यूस होगी तो हम उसे अकाउंटिंग में डेबिट बोलेंगे डेबिट और बोलेंगे डेबिट। इंक्रीज हो रही होगी तो कैसे बोलेंगे? क्रेडिट, ठीक है सर। देन सर इधर एक स्टेटमेंट हमने कल बनाई थी, फॉर्मेट सा बनाया था, एक नजर और मेरे सामने रिवाइज करना था। डिसाइड ये हुआ था, डिस्कस ये हो रहा था कि जब ट्रांजैक्शंस जर्नल में आ जाए, जर्नल से लेजर्स में आ जाए, ये सीक्वेंस आपने हर वक्त याद रखना। जर्नल से क्या बन जाए, लेजर से क्या बन जाए, तो ट्रायल बैलेंस से फिर अल्टीमेटली फाइनली दो स्टेटमेंट्स बन जाएंगी बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अभी मैंने बात नहीं की, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो आपके सामने है, एक दफा खुद से जरा देखते हैं, जरा बोलते हुए कि क्या क्या लिखा उसमें। ये चले बेटा, फिर आगे चलो। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या है कि जो बिजनेस में इनकम्स हुई हैं सेल के नाम से या कोई अदर इनकम के नाम से, उसको प्रेजेंट कर लिया जाए। तो बात डेफिनेटली बात की उसकी एक प्रेजेंटेशन, और फिर एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बना ली जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से एक एक्सपेंसेस है, और दूसरा फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है सर। थोड़ा सा जरा कुछ और पढ़ने इससे पहले कि हम एक क्वेश्चन करें, एक दो चीजों का जरा आइडिया और होना चाहिए। एक हेडिंग लिखा जरा जहाँ भी आपके पास स्पेस है। कैरिज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरिज, सॉरी सर, कॉस्ट ऑफ कैरिज। कॉस्ट ऑफ कैरिज से मुराद सिंपली है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे भी समटाइम्स खर्चा आता है। गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट आ सकती है सर, चीजों को एक जगह दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदी हैं कराची से, सप्लायर आपका कराची है और आपका बिजनेस लाहौर में है। तो गुड्स ने कहाँ से कहाँ आना, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के थ्रू, या फॉर एग्जांपल मे बी बाय ट्रेन, लगेज ट्रेन, ठीक है। इस तरह अगर आप चीजें बेच रहे हैं, आप लाहौर में फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई कस्टमर जो है वो फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में है, किसी दूसरे शहर में है, तो फिर आपसे चीजें ट्रांसपोर्ट होकर उसके पास जाएंगी। तो अगर कैरी रिलेटेड कॉस्ट है तो उसका फिर हम क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। तो कैरिज सिंपली मीन्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है। तो कैरिज बड़ा अकाउंटिंग पॉइंट में से दो तरह का हो जाता है, देखिए, कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स एंड कैरिज आउटवर्ड्स। कैरिज इनवर्ड्स रिलेटेड होता है परचेजेस,
ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परचेजेस रिलेटेड, चीजों को आपके पास आना है, परचेजेस। परचेज का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब गुड्स का मतलब क्या है? परचेज अगर किए तो गुड्स आपके पास आएंगे ही जाएंगे। तो गुड्स आएंगे, इनवर्ड्स आएंगे, बिजनेस में इन होंगे, तो उस पे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है तो वो कैरी इनवर्ड्स है। चीजों को इन करना, बिजनेस में इन, तो परचेजेस रिलेटेड है, तो इसे कैरिज इनवर्ड्स बोला जाता है। तो समझ आता है इनवर्ड्स। तो फिर आप कैरिज आउटवर्ड्स किसके लिए बोलोगे? अगर आप चीजें बेचेंगे तो गुड्स आपसे जाएंगे, बिजनेस से आउट हो जाएंगे। सोच लेना, सेल्स अगर आप करेंगे तो गुड्स आएंगे ही जाएंगे, आउटवर्ड्स जाएंगे। और अगर खरीदेंगे तो अगर सेल्स से रिलेटेड को कैरेज हो तो वो कैरेज आउटवर्ड्स है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट फिर अभी क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिलेटेड टू सेल्स, गुड्स सोल्ड, तो चीजों को खरीदने पे भी और चीजों को बेचते हुए भी कैरेज कॉस्ट समटाइम्स इंकर हो सकती है। तो पहले अब आप हेडिंग बना लें, सब हेडिंग कैरेज इनवर्ड्स। कल जैसे कि एग्जांपल बना लें, जरा एक लाइन लिखते हैं। सपोज परचेज ऑफ 10 cars at the rate of 15 lakh each। तो 15 लाख इंटू 10, सॉल्व कर लिए कर 15 मिलियन हो जाएगा, 1,50,00,000। 15 लाख इंटू 10, कुछ अपने आप को इन चीजों से यूज करें तो हमारी परचेजेस यहाँ तक हो जाएंगी 15 मिलियन। परचेजेस अगर होंगी तो परचेज की काउंटिंग एंट्री, परचेजेस डेबिट, कैश और क्रेडिटर बाय डिफॉल्ट। अगर कैश है तो कैश है। ये सर अब नई चीज में ये है, फॉर एग्जांपल एक मिनट बोर्ड पे देखो। लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस अब लाहौर में है, मींस जो आपने शोरूम बनाया हुआ बिजनेस लाहौर में, और इन कार्स का जो सप्लायर है, सप्लायर कौन होता है? जिसे चीजें खरीदी हो, और अगर किसी सप्लायर को पैसे ना दिए हो तो वो क्रेडिटर बन जाता है। हर सप्लायर जरूरी नहीं क्रेडिटर बने। क्रेडिटर कौन है? जिसको पैसे अभी देने हो, लेकिन अगर किसी चीजें खरीदी और पैसे दे दिए तो वो सप्लायर तो है, उनकी चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन क्रेडिटर नहीं बना। इसी तरह जिसको चीजें बेचते हैं वो कौन होता है? कस्टमर। और अगर उसने भी पैसे ना दिए हो तो हर वो पर्सन जिसको आप बेच रहे हैं वो कस्टमर है। जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो कस्टमर्स डेटर भी। ठीक है सर। तो लेट्स से हमने ये जो गाड़ियां खरीदी हैं, इनका गाड़ियों का सप्लायर फॉर एग्जांपल होंडा वगैरह जो भी है, ये लेट्स से कराची में बनाया आगे। तो अब जरा काइंडली विजुलाइज करें, इन गाड़ियों ने कहां से कहां आना है? कराची से लाहौर आना है, कराची से लाहौर आना। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी? और ट्राले बड़े बड़े अगर आप प्लेन बनाएं, गाड़ियां लेके इधर उधर आ रहे होते हैं, तो आप उनको क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करेंगे फिर आप? तो अब ये देखिए ना, एक तो ये है 15 लाख की गाड़ी विच मींस मल्टीप्लाइड बाय 10, 15 मिलियन। ये 15 मिलियन तो हम सप्लायर को पे करेंगे, लेकिन इन एडिशन टू दैट 15 मिलियन आपको कैरिज कॉस्ट भी हमारी इंकर होगी ताकि हमारी गुड्स कराची से लाहौर आ सके। तो लेट्स अज्यूम, अगली लाइन लिखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is, let's assume 5,000 per car।
क्या इसको अब कैरिज इनवर्ड्स फाइनली कह दें? क्या होता है कैरिज इनवर्ड्स यार? चीजों को खरीद के अपने पास लाने की जो कैरिज कॉस्ट है वो कैरिज इनवर्ड्स है। तो कैरिज इनवर्ड्स फिर हमारा इस डेटा के मुताबिक, एग्जाम्पल के मुताबिक कितना हो गया? एक गाड़ी का मैंने 5000 अगर जिम किया तो कैरिज इनवर्ड्स इज 5000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। अब कैरिज इनवर्ड्स की कोई अकाउंटिंग एंट्री बन सकती है, बननी चाहिए। कैरिज इनवर्ड्स हमारे लिए कोई इनकम है सर? क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए? कैरिज इनवर्ड्स के नाम से हेड बन जाएगा डेबिट और कैश। सपोज कैश चला गया है, बाई चेक पैसे जाए तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कैश चला। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है कैरिज इनवर्ड्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ये सबको समझ में क्या किया है? अभी तक सर जी हम जब जर्नल बना रहे थे तो हम जरा कुछ लाइंस लगा लेते थे, डेट, अगला बोला जर्नल, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स। तो डेफिनेटली अगर एग्जामिनर कहेगा कि हम जर्नल बनाएं तो हम जरा फॉर्मल होकर शायद कॉलम्स बना सकते हैं, लेकिन अगर बात कभी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो एक दूसरे के साथ तो क्या ये समझ आ जाएगा कि ये मैंने जो हेड्स लिखे हैं ये अकाउंटिंग हेड्स लिख दिए हैं और आगे जो उनकी अमाउंट्स हैं वो डेबिट क्रेडिट कॉलम, थोड़ी सी मैंने स्पेस जो रख के कर लिया। तो विच हेड इज डेबिटेड और कौन सा हेड क्रेडिट हो गया? कैश हेड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? बेटा एक्सपेंस ही तो है, लेकिन क्या एक्सपेंस मेन हेड यूज करें या अकाउंटिंग हेड यूज करें? क्या हर एक्सपेंस इज एक्सपेंस? यस, हर एक्सपेंस इज एक्सपेंस, लेकिन पता होना चाहिए सैलरी एक्सपेंस कितना है, रेंट एक्सपेंस कितना है, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, मोटर एक्सपेंसेस कितने हैं, रेंट कितना है, उसी तरह कैरिज इनवर्ड्स कितना। ठीक है, तो प्लीज एक्सपेंसेस अकाउंटिंग हेड्स आ रहे हैं। अब फिर इस बहस को आपके साथ इस वक्त करने का मकसद ये था कि आप जरा इस डेटा को फाइनली जब गौर से देखें। एक गाड़ी की परचेज कॉस्ट क्या थी? 15 लाख। एक गाड़ी 15 लाख। लेकिन हमारे तक गाड़ी आते आते क्या हमें 15 लाख की ही गाड़ी पड़ी है या 15 लाख 5,000 की पड़ गई है सर? 5,000 एक्स्ट्रा की पड़ गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक गाड़ी हमें 15 लाख तो सप्लायर को देने से 15 लाख बनी है, लेकिन 5,000 जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको फिर प्लस करके शायद हमें कहना चाहिए कि हमारी ये गाड़ी हमें 15 लाख 5,000 रुपीज की कॉस्ट कर रही है। इस मेरी आखिरी लाइन का मीनिंग सिंपली ये है कि अपने जहन में, या बल्कि बेस्ट रहेगा कल जो स्टेटमेंट आपने बनाई है एक नजर देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें जरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक परचेज नजर आ रही। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल जो भी मैंने लिख रहा था, यकीनन परचेजेस के सामने 15 मिलियन होगा, लेकिन क्या इसी परचेज में ही कैरेज इनवर्ड शामिल हो जाना चाहिए? यस सर। क्या गुड्स खरीदने से 15 मिलियन कॉस्ट आई, लेकिन उसे अपने पास लाने से 50,000 का खर्चा और भी पड़ गया, तो क्या फाइनली हम कह सकते हैं हमारी टोटल परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 15 मिलियन एंड 50,000? तो मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर लिख दें, परचेजेस की हेडिंग एज इट इज रहेगी, लेकिन क्या कैरिज इनवर्ड्स इस परचेज में ही प्लस होना चाहिए? मैंने ये कहा मीन्स उसे जहां हम परचेज लिख रहे हैं यहीं पे एक एक्स्ट्रा हेड कौन सा बन जाया करेगा? कैरिज इनवर्ड्स। लेकिन डेफिनेटली हम इस तरह नहीं बना सकेंगे, हम कैसे बनाएंगे? हम अपने पेज पे चलते हैं, वहां लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ये बात में समझ आ गई? बात क्लियर होगी मेरी? इन चीजों को खरीदने की वजह से एक्स्ट्रा कैरिज कॉस्ट इंकर होगी। इट सिंपली बिकम्स, लिखने के लाइन एक हेडिंग बना लें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बेटा, ये किसने कह दिया एक्सपेंस इंक्रीज होता तो क्रेडिट होता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
हम प्लीज बेटा खुदा के लिए ये ना कहें, मतलब अगर मेरे से कोई इख्तलाफात है, मैंने कुछ गलत किया तो मैं माजरत करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप भी प्लीज। किसने कह दिया कि एक एक्सपेंस इंक्रीज होता तो क्रेडिट होता? जाने दे प्लीज, ये इल्जाम रहने दे, बाकी ठीक है सारे मेरे ही हैं, लेकिन ये वाला नहीं बेटा प्लीज। ये तो मैं कह भी नहीं सकता, मेरी जिंदगी जहां तक पहुंच गई इस तरह बात करते ही मैं डर लगता। प्लीज, एक्सपेंस बढ़ता है तो जी डियर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ? कैरिज इनवर्ड से क्लाइन लिखें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब हम अकाउंटेंट इसका क्या करेंगे? हम अकाउंटेंट इस चीज का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कैरिज इनवर्ड्स का हम करेंगे क्या? हम कौन है? अकाउंटेंट। हम हर चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे? वही जो आपने अभी मुझे बताया, एड कैरिज इनवर्ड्स इन परचेजेस। अब डेफिनेटली एड इन परचेजेस डजंट मींस कि उसको अंदर जमा करके लिख देंगे। एड कैरिज इनवर्ड्स इन परचेजेस मींस परचेजेस लिख के फिर उसमें एक प्लस करके कैरिज इनवर्ड्स। किस जगह एग्जैक्टली कह रहा हूँ? एड कैरिज इनवर्ड्स इन परचेजेस व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्योंकि ये परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए हम परचेजेस में ही प्लस करते हैं। क्या एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी आते हैं? देखें देखें स्टेटमेंट। सर ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी याद रखनी है सर। देखें दोबारा स्टेटमेंट। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं? लेकिन ये जो खर्चा डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, तो इसलिए इस खर्चे को सीधा कहाँ लिख दें? परचेज रिलेटेड परचेज के नीचे लिख दें, ताकि जो रेलिवेंट खर्चा वो परचेजेस में प्लस हो जाए। इन सेंस जिस अभी मैं बोल रहा था कि गाड़ी या 15 लाख रुपीस की नहीं हमारे लिए, उसकी टोटल परचेज कॉस्ट इज नाउ 15,05,000। ये क्या कर रहे हैं जब हम 5,000 एक्स्ट्रा बोल रहे हैं? सॉर्ट ऑफ उसमें ऐड ही कर रहे हैं ना, उसमें प्लस कर रहे हैं। लेकिन रादर देन कि हम उसको प्लस करके इकट्ठा लिखें, हम 15 लाख सपोज अगर एक गाड़ी है वो अलग लिख रहे हैं, उसके नीचे प्लस कैरिड इनवर्ड्स और उसके नीचे 5,000 उस गाड़ी का। और अगर सारी गाड़ियों की बात करूं तो 15 मिलियन और नीचे 50,000। ठीक है, क्लियर? आप एनी अदर कंफ्यूजन एनीवेयर? ये क्लियर है जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर आ जाए सेकंड लिखें कैरिज आउटवर्ड्स। सर जान छोड़ दे भाई की, इधर आ जाओ, ये फेयर है, आ जाए इधर, फेयर थोड़ी सी सीधी कर। अब प्लीज मेरे अलावा किससे बात करें? कैरिज आउटवर्ड्स एग्जांपल लिख। अब गाड़ियों से जरा निकल जाता है। गुड्स कॉस्टिंग, या सिंपली इस वाले के गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 was sold on credit to Zishan. Goods of 50,000 was sold on credit to Zishan. एंट्री बोला सर। सर ये ना कर दीजिएगा सर, गुड्स डेबिट सर। मुझे भी तरीका बताएं सर जी, छोड़ें सब कुछ, आए बेचते चीजें, गुड्स डेबिट करते हैं। दोबारा दोबारा। सेल्स क्रेडिट कॉस्ट की हम बात नहीं कर सकते, मैंने बताई। 50,000 क्या बताया मैंने? सोल्ड फॉर रुपीज, सेलिंग प्राइस। तो डेटर्स निशान डेबिट, सेल्स क्रेडिट बाय रुपीज 50,000। नेक्स्ट लाइन। आपका सपोज बिजनेस है लाहौर में,
और जिशान बिजनेस है या जिशान स्टोर रूम है, जिशान का अपना स्टोर रूम है, वो सपोज इस्लामाबाद में। जिशान का स्टोर रूम क्या होता है? गोदाम सुना कभी? उसने चीजें रखी ना कहीं। अब ये चीजें कहाँ से कहाँ जानी है? लाहौर से इस्लामाबाद जानी है उसके वेयर हाउस में। लाहौर से इस्लामाबाद अब हमसे जानी है, इनवर्ड जानी है हमें या आउटवर्ड जानी है? हमसे आउटवर्ड जानी है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही क्लियर होना चाहिए, जो मैं अगली बात करूंगा ध्यान से सुनो। डेफिनेटली बेटा एक एग्रीमेंट ये भी हो सकता है हमारा जिशान से, ये चीजें हमने भेजनी है, जिशान खुद लेके जाए लाहौर से इस्लामाबाद। हमारा एग्रीमेंट हो सकता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये चीजें हम पहुंचाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्रीमेंट इसी तरह है कि गुड्स जिशान ने खुद पिक करवानी है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खुद बेयर करनी है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो कोई कैरेज आउटवर्ड नहीं, वो है ही नहीं कैरेज हमारा। अगर एग्रीमेंट ये है कि जिशान ने अपनी गुड्स खुद लेके जानी है, तो वी आर नथिंग टू वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, हमारा कोई कंसर्न ही खत्म हो गया। हमने सब क्या करना है? चीजें बेचनी है, पैसे लेने हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट के अलावा हमारा कोई काम नहीं। उस केस में फिर जो जिशान कैरेज कॉस्ट बियर कर रहा होगा, वो उसके लिए कैरेज इनवर्ड्स होगा, उसके लिए परचेजेस होंगी, वो हमारी फिर बहस खत्म होगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये हो जाए कि जिशान ने कहा है कि मैं चीजें तभी खरीदूंगा अगर चीजें आप मुझे इस्लामाबाद मेरे वेयर हाउस में स्टोर रूम में पहुंचाएंगे, और अगर फॉर एग्जांपल हमने एग्री कर लिया है कि हाँ ठीक है ओके, हम चीजें आपको इस्लामाबाद में पहुंचाएंगे, तो देन जो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, वो परचेजेस रिलेटेड है या सेल रिलेटेड है? तो अब इस कैरेज को फिर हम कैरेज इनवर्ड्स नहीं कहेंगे, ये कैरेज आउटवर्ड्स कहता है। अगर जिशान ने चीजें खुद उठानी है, खुद लेके जानी है, तो हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये हुआ है कि गुड्स आर डिलीवर्ड बाय अस, गुड्स विल बी डिलीवर्ड बाय अस टू द जिशान्स वेयर हाउस, तो देन फिर हमें अपने उस कैरेज आउटवर्ड्स की भी शायद अकाउंटिंग करनी पड़े। तो मैंने जो बोला है जरा एक सिनेरियो सा क्रिएट करना है। सपोज इट इज एग्री, suppose it is agreed that goods will be delivered by business to Islamabad, delivered by business to Islamabad। पहले तो ये बात देख लें, पढ़ लें कि कोई कंफ्यूजन इसमें। डेफिनेटली एग्रीमेंट का हिस्सा होगा अगर होगा तो। ओके प्लीज। डिस्काउंट अलाउड सर ये होता है कि अपने पैसे जल्दी लेने के लिए आप एक कस्टमर को इंसेंटिव दे रहे हैं, तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं सर, वो अलग एक्सपेंस है और ये अलग है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमने जल्दी पैसे लेने के लिए उसे एक इंसेंटिव दिया हो, और ये भी हो सकता है कि बड़ी मुश्किल से कस्टमर हमारे पास आया हो और उसने भी ये कंडीशन रख दी हो, हमने कहा शुक्र है ये आ गया है, तो अब ये भी हो सकता है। ठीक, तो वो भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस, डिफरेंट एक्सपेंसेस शायद हम सीख रहे हैं। तो अगली लाइन में लिखा है फाइनली सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर कभी कोई इस तरह की रेलेवेंसी बीच में बात हो जाए ये और वो, तो बात खत्म होगी। अभी तक वो भी हो सकता है, वाजें आ रही हो गया सर वो जो होना। तो सपोज इस पर सर जी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, सपोज 4000, किस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है? चीजों को कहां से कहां पहुंचाने की। तो क्या अब ये 4000 हमारा फिर एक्सपेंस होगा? क्या एंट्री करेंगे सर इस एक्सपेंस की? वो एक्सपेंस क्रेडिट होता है।
एक्सपेंस की एंट्री बना रहे हैं। अब इस एक्सपेंस का नाम, अब एक्सपेंस एक मेन हेडिंग चल रही है, हम उसके नाम ढूंढ रहे हैं। तो कैरिड आउटवर्ड्स डेबिट, कैरिड आउटवर्ड्स डेबिट एंड कैश बाय ₹4,000। क्या कैरिड आउटवर्ड्स के नाम से कोई अलग लेजर बनेगा? लेजर किसके बनते हैं सर? हर अकाउंटिंग हेड का लेजर होता है। अकाउंटिंग हेड से मुराद हमारी क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश का नया वर्ड आ जाए अकाउंटिंग हेड, अभी भी तो खतरनाक काम है। परचेज अलग है, परचेज रिटर्न अलग है, डेटर अलग है, जिसमें क्रेडिटर अलग है, रेंट एक्सपेंस अलग है, रेंट इनकम अलग है। तो ये अकाउंटिंग हेड्स की बहस होती है। और डेफिनेटली इसका सेकंड इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट मतलब वर्ड समझ आता है? मैंने बोला सेकंड इफेक्ट। इस अकाउंटिंग एंट्री के दो इफेक्ट्स हैं, एक डेबिट इफेक्ट है, एक क्रेडिट इफेक्ट है। तो डेबिट इफेक्ट कैरिज इनवर्स के लेजर में जाएगा और क्रेडिट इफेक्ट कैश के लेजर में जाएगा। और रेफरेंसेस जब कैश के लेजर में लिखेंगे तो कैरिज आउटवर्ड्स होगा, और कैरिज आउटवर्ड्स के लेजर में तो एवरी अदर थिंग रिमेन्स अल्हम्दुलिल्लाह सेम। ठीक है, एनी कंफ्यूजन सर? सिनेरियो के अंदर ये ट्रांसफर कॉस्ट हम क्लियर करेंगे या सेल्स प्राइस मैटर? सर जी मेरी बात तो समझ, मेरी बात यकीनन आप बिजनेसमैन है ये, लेकिन ये बात गलत तरफ से मिलेगा ना, बस बात ठीक ही है। अगर हमें कैरिज कॉस्ट बियर करनी पड़ रही होगी तो हो सकता है हमने अपनी सेल प्राइस बढ़ा ली हो, लेकिन वो तो इनकम बढ़ी है। लेकिन जो हमारा खर्चा हो रहा है क्या उसे भी रिकॉर्ड होना चाहिए? तो वो ठीक है आपने जो भी किया, लेकिन हो सकता है आप इस पोजीशन में ना हो कि अपनी सेल प्राइस बढ़ा सकें। मसलन आपने कहा मैं सेल प्राइस बढ़ाने लगा हूँ, वो क्या अच्छा रहने तो मैं किसी और से ले लेता हूँ। हो सकता है कि आपने बढ़ाई, हो सकता है ना बढ़ाई, लेकिन वो आपकी इनकम है। अगर बढ़ा भी लिया आपने तो वो इनकम है आपकी, लेकिन ये आपका वो एक्सपेंस है जो अलग नजर आना चाहिए। एक है प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम में से खर्चे माइनस करके, और एक होता है पता चले टोटल इनकम थी कितनी और एक्सपेंसेस हैं कितने। तो ये 4,000 कहाँ फिर आप नजर आना चाहिए? एक्सपेंसेस में, और वो जो सेल होगी वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा सामने दोबारा रखें, जो भी बना देख रहे थे हम पिछले पेज पे। तो ये बताइए ये कैरिज आउटवर्ड कहाँ नजर आएगा? सोच लें इसको भी परचेजेज में प्लस कर दें, लेकिन एक खतरनाक काम मेरे सामने आ जाना, मेरे पूरा खतरा है। सेल में प्लस कर लें, ये वाली बात कम से कम ना कीजिएगा। हाँ ये जरूर हो सकता था, एक मिनट बोर्ड पे देखो, क्या सेल आपकी इनकम है और कैरिज आउटवर्ड्स? तो सेल में से लेस करें तो बात फिर भी बनती है, लेकिन कोई प्लस वाली बहस नहीं, इनकम और एक्सपेंस है। लेकिन रादर देन कि आप सीधा इसे सेल में से लेस करके सेल बनाएं, सिंपली क्या करेंगे, सेल अलग नजर आती रहेगी और एक्सपेंस जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जैसे हमने कल बाकी एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई है, वहां ही आपको ये कैरिज आउटवर्ड्स भी नजर आएगा। तो इसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बना, लिख के देखना, लिख के। Carriage outwards is included. Carriage outward is included in operating expenses in statement of profit loss. Carriage outwards, ये सारे ना बनकर एकदम फिर अपसा हो जाना। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद दोबारा करें। Carriage outwards is included in operating expenses in statement of प्रॉफिट एंड लॉस। ये बच्चे इस वक्त फुली मोटिवेटेड है स्टडीज के हवाले से, एक सेकंड के लिए भी इन्हें किसी गर्मी या सर्दी की वजह से डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है मिस्टर अब्दुलरहमान साहब, आपको यकीन नहीं है? ऐसा नहीं मतलब मजा आ रहा है सर। एनी कंफ्यूजन, एक मिनट रिवाइज कर लें। कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड्स एक नजर देखें, कुछ सवाल, लेकिन मेरा कोई सवाल ऐसा हो कि मजा भी इसका है। इस तरह का सवाल बड़ा खतरनाक है,
एक्सपेंस बढ़े तो क्रेडिट हो रहा है, ये ना कम से कम करें। बहरहाल अगर कभी इसका मजाक में कोई बात हो जाए, खुदा ना खासा किसी को टॉन्ट करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप और ज्यादा फोकस करें। जी फैसल साहब, जैसे ही बुक की जरूरत पड़नी है मैं वो बुक इंशाल्लाह आप पहुंच जाए। सभी कर सकते हैं, लेकिन कैरेज इनवर्ड्स को अगर हम ठंडे दिल से सोचें तो कैरेज इनवर्ड्स इज अ डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ परचेज। तो रादर देन हम उसे अलग लिखें, अगर हम उसके अंदर लिख लेंगे, उसके साथ लिख लेंगे, तो हमें ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी परचेज सिर्फ फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल में 15 मिलियन की नहीं है, 15 मिलियन 50 लाख। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे वो भी परचेज में ऐड होकर फाइनली आपके एक्सपेंसेस में शामिल होकर प्रॉफिट में से लेस ही होनी है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी अगर आ जाए तो उसने अल्टीमेटली प्रॉफिट में से लेस होना, लेकिन उसकी ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन परचेज के साथ शायद, ताकि आपको पता चले आपको टोटल परचेज पड़ी कितनी। ओके, तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का इशू है। ये रहमत साहब जो बात करना चाह रहे हैं बार बार, ये बात सही आप करें, लेकिन ये जहन में रखें, बल्कि बाकी लोग भी जरा साथ इन्वॉल्व करता हूँ जरा, क्या परचेज हमेशा एसेट ही रहेगी? जब आप चीजें खरीदेंगे क्या परचेज एसेट है? लेकिन इसने बिक भी जाना, तो कब तक इसे एसेट रहना? रहमत साहब ये भी साथ जहन में रखना जरूरी है। और सेकंड एक चीज ये भी जहन में रखना जरूरी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सामने रखें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फुल कंसंट्रेशन से मेरा सवाल सुनिएगा। सेल बताएं क्या चीज है? अच्छा, सेल में से लेस क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद क्या? जो सेल की कॉस्ट है, मतलब सेल की कॉस्ट से मुराद जो चीजें बेच दी हैं ये उनकी कॉस्ट है। तो क्या जो चीजें बेच दी हैं अब वो एसेट है आपका? जो चीजें बेच दी हैं उनकी कॉस्ट अब आपका एसेट नहीं है। 21 गाड़ियां, 32 गाड़ियां, पिछला पेज, इससे भी पीछे पेज, पहला साल देखें कितनी गाड़ियां खरीदी थी, कितनी बिक गई हैं? उन 21 गाड़ियों की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से अब आपका एक्सपेंस बन गया हो। तो कॉस्ट ऑफ सेल किस नेचर का हेड है? ये सेल में से लेस कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ये गाड़ियों की वो कॉस्ट है जो अब हमारा एसेट नहीं रहा, इनसे हमने फायदा उठा लिया है, ये अब हमारा एक्सपेंस है जो सेल में से लेस हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते हुए हमने एक टेबल बनाया, दोबारा बॉक्स, सॉरी टेबल तो नहीं, बॉक्स कहना चाहिए, ये दोबारा स्टेटमेंट देखें। तो इस बॉक्स में परचेज लिखने का, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखने का बस मकसद क्या है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कैलकुलेट हो जाए। दिस इज सिंपली वर्किंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाली जरा बोर्ड पे देखेंगे, ये जो मैं सर्कल लगाया ऊपर, इसका मकसद क्या है इस बॉक्स को बनाने का? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। तो क्या अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एन एक्सपेंस व्हिच इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। जी सर, एक छोटी सी चीज और, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मीनिंग होता है, एक वर्ड हम शायद अक्सर यूज किया करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स होता है, मीन्स पीरियड फॉर विच period for which statement of profit or loss is prepared, is prepared, prepared. Yes,
टाइम पीरियड की आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, जिस टाइम पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, दैट पीरियड टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। ये बात हो चुकी है, कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं कर रहा। ब्रैकेट में एक और चीज देखें, जनरली अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। जनरली अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स कितने महीने? 12 months। अकाउंटिंग पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड की आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपके लेवल पे भी, इनिशियल लेवल पे जनरली नॉर्मली कितने अरसे का काउंटिंग पीरियड होता है? 1 ईयर विच मीन्स 12 months। लेकिन मैंने शायद पहले भी 1-2 दिन बाद पहले बात की थी कि अगर आप चाहें तो मंथली भी बना सकते हैं। तो अगर मंथली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो आपका काउंटिंग पीरियड 1 महीना हो जाएगा। डेली बनाएंगे तो 1 दिन का काउंटिंग पीरियड हो जाएगा। बाय 6 मंथली बनाएं, क्वार्टरली बनाएं, लेकिन नॉर्मली क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड 1 साल 12 महीने का होगा। लेकिन ये बात मैंने इस वक्त दोबारा इसलिए की है, क्या ये जरूरी है कि एक बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप 1 जनवरी का इंतजार करें? मसलन आज डेट क्या है? 14 अक्टूबर है शायद। आपका बिजनेस स्टार्ट करने को प्लान बन गया, सब कुछ इकट्ठा हो गया हुआ है, पैसे भी हैं, तो क्या आप इंतजार करेंगे 1 जनवरी आएगा तो बिजनेस शुरू करेंगे? तो क्या बिजनेस किसी भी डेट पे स्टार्ट हो सकता है? तो फर्ज करें अगर कोई बिजनेस, अब ये 2 चंद एग्जांपल्स देखिएगा। सपोज आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 1 मिनट थोड़ी सी 1-2 बातें जरा सुनो। आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया है 14 अक्टूबर 2021। बताएं आपके इस बिजनेस का फर्स्ट ईयर एंड कब आएगा? अगर 1 साल हमारा अकाउंटिंग पीरियड है तो हमारा पहला बिजनेस का साल कब एंड हो जाएगा? 13/9। ये हो सकता था 9 सर, 1991। कहीं गेम यहाँ तो नहीं पहुंच गई? अच्छा ये कंक्लूड करो आगे। अच्छा 9 के बाद क्या होना? 2010 नहीं, 9 तो भाई एक लंबी बहस है, आगे क्या होगा आगे भी पता करें। 2021। आप रिलैक्स हो सर जी। 1 साल में कितने महीने? तो 14 अक्टूबर को बिजनेस शुरू हुआ, पहला महीना एंड करें। पहला महीना एंड तकरीबन 13 नवंबर, 11वां नवंबर कैलेंडर। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैं नहीं गिनूंगा, मुझे आते हैं। मुझे नहीं आते, मैं इसलिए गिनूंगा। तो जिन हजरात ने नवंबर बेटा बोला, 11 महीने 1 साल में होते हैं, 9वां महीना तो नवंबर है, दोबारा गिन लेते हैं। तो पूरे 12 महीने करें 1 साल में, क्या 12 कंफर्म है? साल में 12 कंफर्म है। लेकिन अगर 14 अक्टूबर में गेम स्टार्ट हो गई तो पहला काउंटिंग ईयर कब एंड होगा? देखिए अगले साल 1 दिन पहले 14 को शुरू किया तो 13 रात 12 बजे। लेट्स अज्यूम 14 को हमने सुबह 12:01 पे स्टार्ट की, ठीक है? तो 1 साल बाद जैसे ही रात 13 तारीख को, 13 तारीख कौन सा महीना, कौन सा साल लिखे? एक नेक्स्ट काउंटिंग ईयर कब शुरू होगा इसी बिजनेस का? नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2022, इसी सेम बिजनेस का नेक्स्ट काउंटिंग ईयर 12 अक्टूबर
बेटा 13 को अगर एंड होगा, मुड़ मुड़ के नहीं देखना भाईजान, यहाँ गेम ऑन है। उस गरीब ने बोल रहा है, बाकी सबके यही हालात है, 11 वाले भी होंगे, तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, अपना अपना प्लीज। सर 14 सर, अगला दिन, नेक्स्ट काउंटिंग ईयर। इसे सिनेरियो 1 बना लो। जरूरी नहीं हर भाई की हर बात का जवाब देना, उसने पंगा लिया, अगर आप साइलेंट रहेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आप पढ़ने आए। सेकंड सिनेरियो जरा सुने बोर्ड पे देखो। लेट्स अज्यूम एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई, सुन लिया अगर बेटा, इसमें फंस रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल था कि इतना फंस सकते हैं। 1 जुलाई 2020 को, अभी 7, 8, 9, 10 में लिखूंगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए एकदम। बताएं इस बिजनेस का फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? तो मेरा ख्याल है आपको एक आध दफा गिनना पड़ेगा, ये कोई इस तरह नहीं है कि आपको पता आपको है, लेकिन गिनने पड़ेंगे महीनों का सीक्वेंस। फिर कुछ महीने 30 के हैं, कुछ 31 के हैं, 28 फरवरी भी है, तो कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं है। 2 मिनट आज लगा लेते हैं, इसके बाद दोबारा ताकि ना लगाना पड़े। गिनने के फाइनल बता दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीने बस बने साल। नहीं मतलब ये पहले कंफर्म रखना है कि साल में 12 ही होंगे। तो कैलेंडर से जरूरी नहीं कि बिजनेस शुरू हो कि 1 जनवरी को बिजनेस शुरू होना है और कैलेंडर वाले दिन ही खत्म होना है 31 दिसंबर। हाँ, अगर 1 जनवरी पे स्टार्ट होगा तो 31 दिसंबर, लेकिन अगर बिजनेस 1 जुलाई को शुरू हो जाए तो हम अकाउंटिंग ईयर काउंट कर रहे हैं, और ईयर में 12 महीने हैं, तो 12, लेकिन अब काउंट कहाँ से होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 12। तो जून की कौन सी डेट? 30 जून। कौन सा? 2021 देखें। तो बिजनेस के डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स हो सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर्स हो सकते हैं, किसी भी दिन बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपने 12 मंथ्स का हिसाब रखना, ये ओके प्लीज। एक अगला करवा दें, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2022। फाइनल है 1 यार, 1 खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म होगा तभी होगा जब बोनस। 30 जून 2022, ठीक है मेरा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 सितंबर पे 2020, एंड कब होगा? अब ठीक है, जो लोग इस तरह कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी लोग भी कहानी गिनते गिनते पहुंचे, फिर मैं फाइनल करता हूँ बाद में। बताएं आपका ख्याल। 1 9 मीन्स 1 सितंबर है, सही काउंट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा पार्टिसिपेशन रखें इसमें। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। अगस्त में 31 डेज होते हैं, अगस्त के महीने में, अगस्त का महीने बनता है। कौन सी डेट? अगस्त 8वां महीना और 2021। नेक्स्ट अकाउंटिंग है जल्दी से। 1/9/2021, 31 अगस्त 2022। ये अब्दुलरहमान जो पेज है नीचे भी अवेलेबल। नंबर 4, 1 मई 2019। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 1 मई 19 को काउंटिंग स्टार्ट हुआ। वाइंड अप करें सर, सर वाइंड अप, वाइंड अप, वाइंड अप सर, वाइंड अप प्लीज। 1 मई, 1 मई, 31 मार्च, 30 अप्रैल। डन है? कौन सा वाला? 2020 वाला, 2020। एक और लिख लें, 1 मई। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होगा? ठीक है, मैं तो मेरे चांसेस है।
बेटा ये थर्ड वाला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसमें क्या एतराज है बता दो। आप लोग काउंट नहीं कर रहे, बिल्कुल ये गलत है। मैं काउंट कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, जरूर काउंट किया करें। अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है थर्ड वाला। 1 सितंबर गिन लेते हैं, सितंबर आप लोग कंप्लीट करें थे अगला, ये फोर्थ पूरा करें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये तो पता नहीं कितने होते हैं, 3 3 6 7 8 12 पूरे हो गए। नहीं ओके हो गई ना, समझ आ गई बात। ये बेटा मिस्टेक थी, क्लियर होगी। ये डियर 1 मई 2020 पे अगर स्टार्ट लेंगे तो 30 अप्रैल 2021। तो इस स्टोरी में सिर्फ नई चीज क्या सीखी है हमने कि काउंटिंग ये जरूरी नहीं कि 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर पे एंड हो। काउंटिंग किसी डेट से भी शुरू हो सकता है और आपने अकॉर्डिंगली अगले 12 मंथ्स बस काउंट कर लें, ठीक है। नॉर्मली स्पीकिंग अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का ही होता है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब इसका क्या है अकाउंटिंग पीरियड का, पीरियड फॉर विच स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज प्रिपेयर्ड। एनी कंफ्यूजन फाइनली? अब्दुलरहमान पेज डिस्ट्रीब्यूट पहले आप एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक पेज आएगा, काइंडली जरा आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये चंद एक पेजेस है, वो बुक बस है, जब जरूरत पड़नी है मैं सही तरह वो आ जानी। ये 3 4 अभी कितने पेजेस हैं? 1 2 तीसरा कौन सा हो गया, चौथा कौन सा हो गया? नीचे भी गाड़ी बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप होने लगा सर, आपके सामने भी आने लगा, बेफिक्र रहिएगा। ये व्हाट्सएप कर दो। इसका क्यों आ रहा डाल? आपको वहाँ भी ऐसे ही आएगा है? अगर सही हो सकता तो नहीं, इधर रहने दो, उनके पास कैसे जाएगा, आपके पास कैसा डिस्प्ले आ रहा है मोबाइल? ये पेज कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करी जा रहा है यार, फिर पास क्या करेगा, क्या करी जा रहा है? और बीच में वो असाइनमेंट वाला पेज भी आई जा रहा है, बस उसको साइड पे रख दें अगर आ गया किसी के पास। आपके पास फाइनल अकाउंट्स के नाम से क्वेश्चन नंबर 1 2 के नाम से कोड, वो दूसरा अगर गलती से आ गया उसको इग्नोर कर। दरम्यान में जरा देख लें, पकड़ के पीछे खतवा दें। एक्स्ट्रा पेजेस बेटा पीछे देते जाए एक एक लेके। नीचे सही पहुंच पेजेस है, दूसरा जरा देख ले, जरा इस तरफ देते हैं। ये बेटा पीछे दे दीजिए, पीछे पकड़ा दें, पीछे पकड़ा दें। ये बेटा आपके पास ग्रुप में भी आ जाएगा ये पेज अभी, और मैंने अपने सामने स्क्रीन पे भी खोल लिया, अभी पढ़ता हूँ मैं आपके साथ। इधर तो नहीं है, इस तरह ब्राउन। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 सर, आप लोग अपने पेज से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर एक वर्ड दिखाइएगा सर पेज। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, स्टार्ट ले सर। Following trial balance was extracted from the books as on 30th April 2007। यहाँ तक बड़ा सेंटेंस का मीनिंग है कि नीचे आपके पास अगर देखें तो एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ, अकाउंटिंग हेड्स हैं सबसे पहले, और आगे डेबिट क्रेडिट कॉलम में अमाउंट्स लिखे हैं। तो फर्स्ट टाइम पे वापस आने में कहता फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स।
इन वर्ड्स का मीनिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स, एज इट इज, बस जब दिल किया बैठे कागज पेंसिल पकड़ी लाइनें लगाई ट्रायल बन गए। इसके बैकएंड पे क्या क्या बना होगा, जर्नल और लेजर्स में से निकाला गया है ये ट्रायल, इसका ये मतलब है निकाला गया, उनके बैलेंसेस से उठाया गया, उनकी पोस्टिंग्स हुई है, बैलेंसिंग्स हुई है, बैलेंसिंग से उठाया गया। किस दिन उठा लिया गया ये ट्रायल, 30th April 2007 फ्रॉम इट एंड द नोट अबाउट द स्टॉक, वो नीचे भी दिखाता हूँ। हमने क्या बनाना है, प्रिपेयर हिज, एक वर्ड और आ रहा है इसके ऊपर लिखना, इनकम स्टेटमेंट सिंपली अनदर नेम फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ही वर्ड यूज करेंगे, अनलेस सॉरी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ही वर्ड यूज कर लेंगे, लेकिन आपको अल्टरनेटिवली जरा नामों का आइडिया होना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, साथ साथ हो जाएगा। तो प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2007। एंड ईयर कब हो रहा है, तो ये स्टार्ट कब हुआ, अब ये हिम्मत करें, जरा सही हिम्मत कीजिएगा। 30th April अगर एंडिंग हो रही है तो यही वाला काउंटिंग ईयर, यही वाला 1 मई 2006 पे स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट नहीं कह रहा, नेक्स्ट नहीं कह रहा, ये जो एंड हो रहा है 30th April 7 पे, इट शुड हैव बीन स्टार्टेड ऑन 1 May 6। obviously next accounting year will start from 1st May 7 and on 30th April 8। आगे चलें, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनती है, क्या होती है, ये मैं अभी बताता हूँ। तो दो स्टेटमेंट्स बनानी है। आए एक अकाउंटेंट की नजर से इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ना शुरू करें। सेल, परचेजेस, स्टॉक के साथ डेट पढ़े, बताइए कौन सा स्टॉक है, स्टॉक 1 मई 6, लिखे ब्रैकेट लिखे 7 वर्ड्स कहीं लेफ्ट राइट साइड पर जगह बना। 1 May 6 हमारी स्टोरी के एंगल से, सवाल के एंगल से ओपनिंग स्टॉक कहना है। ओके प्लीज, the online students, carried outwards ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, कैरिड इनवर्ड्स परचेजेस में प्लस कर लेंगे। दो नए वर्ड जरूर आ रहे हैं लेकिन आपको इनका पता है, रिटर्न इनवर्ड्स एक लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड्स। मेरे साथ बहुत गौर से लॉजिकली काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड, जस्ट अ मिनट, अगर हम इनवर्ड्स को एक सेकंड छोड़ भी दें, रिटर्न्स हैं ये, अब इसकी एक मिनट अमाउंट पे आएगा, ये 4900 किस कॉलम में अमाउंट है, तो मेरा ख्याल ये परचेज रिटर्न है। इट कैन नॉट बी परचेज रिटर्न, वाई, परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न का मतलब परचेज कम हो रही है, परचेज रिटर्न का मतलब परचेज कम हो रही है, so therefore purchase return can never be in debit column, it should be in credit column। और नीचे वाली जरा देखें, 3720 cannot be sale return, why cannot be sale return, why, सेल itself क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न्स का मतलब सेल्स कम हो रही है, तो सेल रिटर्न शुड बी इन डेबिट कॉलम। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का ना भी पता हो कि इसका क्या मीनिंग है, वो मैं भी बता देता हूँ, तो इवन देन हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट के एंगल से क्लियर होना चाहिए कि 4900 शुड बी सेल रिटर्न एंड 3720 शुड बी परचेज रिटर्न। सही कह रहा, शुड बी व्हाई परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड, व्हाई परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड, परचेजेस कम हो रही हैं, व्हाई सेल रिटर्न इज डेबिटेड, सेल्स कम हो रही हैं, सेल्स बढ़े तो क्या होती हैं, परचेज बढ़े तो क्या होता है, बाकी आगे हमारा इनवर्ड्स का भी क्लियर होना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, जैसा भी कैरिज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स की बात हुई है, फुल कंसंट्रेशन से सोचें। रिटर्न इनवर्ड्स कौन सी चीजें
हमारे पास वापस आएंगी, जो हमने खरीदी होंगी वो वापस, जो हमने खरीदी होंगी वो उस वक्त इन हुई होंगी जो हमने खरीदी है, लेकिन जब हम रिटर्न करेंगे तो वो आउटवर्ड जाएंगे, परचेजेस रिटर्न होने से बाहर जाएंगे, हमसे चली जाएंगी। और अगर सेल रिटर्न हो जाए तो जब सेल हुई होगी तो गुड्स आउट हुई होंगी, लेकिन अगर वो रिटर्न हो जाए तो इनवर्ड्स होंगे। तो रिटर्न इनवर्ड्स मींस सेल रिटर्न, समझ आता है? और रिटर्न आउटवर्ड्स मींस, लिखने एक दफा ब्रैकेट में लिख जी सर। रिटर्न इनवर्ड्स नहीं, इस तरह नहीं बात बनी, इनवर्ड्स इनवर्ड्स, लेकिन रिटर्न इनवर्ड्स। कौन सी रिटर्न्स वापिस इन आएंगे, जो आउट हुई होंगी वही ना आएंगे। तो आउट कौन सी हुई होंगी, सेल्स आउट हुई होंगी, सेल रिटर्न्स इन आएंगे, वापिस आएंगे। और परचेज तो पहले इन हुई होगी जब खरीदी होंगी, और जब परचेज रिटर्न करेंगे आउट होंगी, आउटवर्ड्स जाएंगे। तो कौन सी रिटर्न आउटवर्ड्स जाएंगी और कौन से इनवर्ड्स आएंगे, बहरहाल देख लें, सोच लें। लेकिन मेरे नजदीक बेस्ट यही है कि आप एज एन अकाउंटेंट डेबिट क्रेडिट के एंगल से ज्यादा क्लियर हो। परचेज रिटर्न की वजह से परचेज ने कम होना है, देयरफॉर क्रेडिट, और सेल रिटर्न्स की वजह से सेंटेंस बोला देयरफॉर डेबिट। चलो आगे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, ओके प्लीज। ये बड़ा, उसके बाद आगे सैलरीज एंड वेजेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगी। मोटर एक्सपेंसेस में वंस अगेन एक मिनट अकाउंटेंट बनने की जरूरत है। रेंट लिखा हुआ है, ना एक्सपेंस लिखा हुआ है, ना इनकम लिखा हुआ है। डेबिट अमाउंट कैन नॉट बी इनकम सर जी। नहीं सर जी, इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, किसने बोला, वो तो ठीक है, पता मुझे किसने। रेंट डेबिट अगर हो रहा है तो एक्सपेंस ही होगा। डन। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मीनिंग जरा लिखो। सन्ड्री का मतलब होता है सन्ड्री, माइनर, इस तरह से ये एंगल से वर्ड होता है। तो माइनर एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे बिजनेस के। मैं एग्जांपल दे देता हूँ अभी, तो आप इस तरह कह लें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। कुछ स्टेशनरी खरीदी, किसी कस्टमर को चाय पिला दी, किसी सप्लायर आया उसको कोई खाना शाना खिला दिया। बिजनेस के रूटीन के छोटे छोटे खर्चे अलग-अलग नामों से समटाइम्स रिकॉर्ड करने की बजाय सन्ड्री के नाम से, सन्ड्री सिंपली मींस माइनर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, ये सही है, माइनर एक्सपेंसेस। माइनर मींस छोटे मोटे बिजनेस में। तो रूटीन के ऐसे खर्चे जो बिजनेस में हो रहे हैं लेकिन उनकी अमाउंट इटसेल्फ कोई बड़ी बड़ी नहीं है, उनको इकट्ठा करके सन्ड्री बोला जाता है। सॉरी सर, अगर होती यकीन मैंने बताता हूँ, जैसी वो लिमिटेशन आनी है मैंने इंशाल्लाह बता दूँ। मुश्किल अभी आज हमारा गिन के 9th डे है। इसका मतलब है आप संडे में 100% इंटरेस्टेड है। सॉरी यार, गलती से 9th है, आइंदा अगर 10th होंगे तो 10th ही होगा। मोटर व्हीकल सर, छा गए सर, बेहतरीन बात हुई। नहीं मतलब समझ तो नहीं है, लेकिन बात उसने अच्छी की होगी, मल्ला पूरा सर, कुछ तो हुआ। मोटर व्हीकल क्या चीज निकल आई सर? ये बेटा जब ये वर्ड आएंगे हो जाएंगे, ना करें। अगर किसी ने सुने हुए मिसलीनियस भी कहते हैं, वो भी कहते हैं जो आपने लिखा, सब बोलता है। मोटर व्हीकल, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर। अच्छी वाली तरतीब लगी हुई थी डेबिट साइड पे, अचानक फिर क्रेडिट साइड पे लिख दी। पागल नहीं सर, इसी पागलपन का नाम अकाउंटिंग। तो क्या आप भी इस पागलपन का शिकार हो चुके हैं? लायबिलिटी है सर। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्रॉइंग्स,
Decrease in capital, nothing else. नहीं asset, no liability, no. Simply decrease in capital इसलिए डेबिट. Decrease in capital इसलिए डेबिट. कोई और लफ्ज नहीं बोलो. और कैपिटल फाइनली क्रेडिट आ रहा है. एंड में इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा अंडरलाइन करें लास्ट वर्ड. स्टॉक एट 30th April 7 was, अपना सवाल देखें ऊपर, देखें डेट्स क्या गिवन है. तो साल के एंड में फिर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट गिनी जाती है जो उसने आपको क्वेश्चन के एंड में बता दी. ठीक है. तो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के एंड में एक क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन. सबको क्लियर है ये क्लोजिंग स्टॉक है सर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साल के शुरू मींस 1 मई वाले दिन का स्टॉक. ओपनिंग होगा ऊपर जाए जरा ट्रायल में 1 मई 6 का, और साल के एंड पे जो स्टॉक बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है. अब इस डेटा को हमने यूज करके दो स्टेटमेंट्स बनानी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रजिस्टर करो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स से कहीं मेरे साथ साथ रहना है. बोर्ड पे आप क्वेश्चन ना देखें, आपको पता नजर भी आ रहा है, लेकिन बिलीव करें वही है, शायद निकला वही है. तो आप अपना आराम से सवाल देखें, रजिस्टर का एक पेज रखें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने प्लीज एक एक फिगर मेरे साथ ढूंढनी है. जी डियर स्टार्टिंग पॉइंट बताएं. हाँ भाई सेल नहीं, खुद आखिरी सेल नहीं, फॉर्मेलिटीज पूरी करें, जज्बाती ना हो एकदम. शुक्र है प्रॉपर नहीं बोला किसी ने. बिजनेस नेम अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसलिए लिखें कि याद रहे. मैं सिंपली बिजनेस नेम जरूर वर्ड लिखें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कभी मिले तो याद रहे लिखना है. स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो जिस तरह वर्ड्स लिखे हुए हैं वो लिख लें या ये लिख लें, एक्सेप्टेबल है. तो मेरा ख्याल है जरा जो कल वर्ड पढ़ा है वही अगर एक दो दफा दोबारा हो जाए ताकि कम से कम जो मेन अक्सर यूज होता है वो मसला रिजॉल्व हो. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस किस साल की बनानी है? फॉर द ईयर एंडेड. जी वो अवेलेबल बटा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया है कि जब भी अवेलेबल हो तो लिखना है. मैंने ऊपर जस्ट बिजनेस नेम वर्ड्स इसलिए लिख दिए हैं. आप ढूंढे, मेरे ख्याल बिजनेस नेम नहीं है सवाल में, ओनर का नाम या बिजनेस का नाम है नहीं. मैंने इसलिए एम्फसाइज किया है कि अगर हो तो लिखा जाता है. ठीक है. डेफिनेटली अगर इस वक्त ऊपर ना भी लिखें तो वो ठीक है, लेकिन अभी हम टू मच स्टार्टिंग पॉइंट पर 30th April 2007. बेटा गलती से सही लिखी. अप्रैल चौथा महीना, गलती से ठीक हो गई. जी सर जी, वर्किंग शुरू करवाएं. अच्छा मेरे साथ साथ रहना, कहीं आगे पीछे ना होइएगा, मेरे साथ सारी बातें सुनते रहे. सेल्स लिखते हैं सबसे पहले. एक मिनट क्वेश्चन देखा जरा. सेल्स ढूंढ के बताएं कितनी. लेकिन राइट टाइम पे सारी चीजें याद आनी चाहिए. कुछ सेल रिटर्न्स भी हैं, तो सेल रिटर्न्स को सिंपली क्या करना चाहिए, इसका तरीका इस तरह से बस रख लें कि सेल्स के साथ ही ब्रैकेट खोलें, पहले सेल्स लिख लें और सेल रिटर्न्स इसमें से माइनस करके नेट सेल की अमाउंट कैलकुलेट करना. समझ आ गया प्लीज? कोई इशू तो नहीं इसमें? सेल लेस सेल रिटर्न अलग अलग भी लिखा जा सकता है, वो भी एक्सेप्टेबल ही होगा, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं. ठीक है सर. तो काइंडली अब इस चक्कर में नहीं पड़ जाना सर, वैसे हो सकता है वैसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं. जी सेल रिटर्न की अमाउंट बता दो. और यार 3720 है, क्या हो गया यार? कुछ नहीं हुआ है, वही है, वही सही है. और 9 जी इज इक्वल टू सर कैलकुलेटर. अच्छा बेटा आपने जब ये स्टेटमेंट बनानी है ना तो काइंडली जरा इसकी भी प्रेजेंटेशन जरा साफ सुथरी से रखिएगा. इसमें दिखाइएगा जरा रजिस्टर, तो एक भाई रजिस्टर दिखाइए. हाँ आपने ये बेटा सेल लिखी, साथ ब्रैकेट बना ली. अब ये नहीं कि साथ ही इधर फिगर लिखें, मतलब पूरा पेज यूज करें, मतलब ये लाइंस के अंदर अंदर यहाँ से सेल शुरू कीजिएगा और अमाउंट भी यहाँ लिखें. मतलब जिस तरह मैं मसलन कोशिश कर रहा हूँ. ये फिगर बताइएगा जरा एक. तो मीन्स उसे आप इस तरह समझ लें कि ये मेरा पेज जो है इस तरह स्टार्ट और एंड हुआ है.
तो सेल्स एंड 205,520, तो मीन्स से जरा साफ सुथरी सी प्रेजेंटेशन और चीजें ऊपर नीचे जैसा कल मैं दिखा रहा था उसी तरह कैंडी लिखेगा। बहरहाल मेरे साथ साथ रहेगा, मेरा ख्याल आप इशू नहीं है। समझ आ गई बात? ये क्या कह रहे थे आप लोग? आईडी लेकिन अगर नहीं है वो खैर है, ठीक है, वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं। जी चलो जी आगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स हेडिंग लिखे सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग ज़हन में लाएं। एक एक करके ढूंढते जाए आप सब। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बताएं। अच्छा, इसकी वर्किंग उसी तरह करें जैसा कल मैंने की। इसको तकरीबन दरमियान से शुरू करना, इसका बॉक्स बना लीजिएगा, फिर इसकी जो फाइनल फिगर आएगी कॉस्ट ऑफ सेल की वो फिर सेल्स के नीचे लिखिएगा, तो तकरीबन सेंटर में 9410। ओके ओके सर। प्लस परचेजेस, ठहरे परचेजेस की अमाउंट होना है, लेकिन बड़ा परचेज रिटर्न्स भी हैं, तो इसके लिए भी क्या करें? अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसके आगे ब्रैकेट खोलनी है। अगर आप महसूस करें कि सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक के फिगर नीचे नहीं आ सकेगी, तो देन क्या करें? अगली लाइन भी आप ही के रजिस्टर में है, तो यूं ब्रैकेट बना लें 108,680 माइनस 3720। अगर आप महसूस करें आगे लिखा जा सकता है तो वाई नॉट, कोई इशू नहीं है, सफाई सुथराई जरा रखें। तो फाइनली आंसर इज, सॉल्व करें, ये कैंडी कैलकुलेटर यूज करें, फिगर सॉल्व करें, कैरी जनरेट ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, उसके अंदर प्लस नहीं करें, उसके बाद करें। 104,960 बिल्कुल सही, भाई ने याद करवाया। इसके फौरन बाद प्लस, और बेटा कैरी जिनवर्ड यार क्या हो, और सर पहले कैरी जिनवर्ड आ गया है, और सर जी खुद आ गई यार, कैरी जिनवर्ड्स परचेजेस के साथ नहीं आना, माइनस करना। और सर जी 15 लाख की गाड़ी 5,000 का कैरेज इनकर होके 14,95,000 की रह गई, और ऐड होना है सर जी, देखे पीछे पेज पे, ये ना करना क्या खर्चा है कैरेज इनवर्ड्स, तो परचेजेस में से माइनस होना है। मौला 840, ठीक है, मजाक अपनी जगह। अब्दुलरमानी 26-27, क्या गेम चल रही है ना, इसका फायदा है कोई ना, शुगर लगा हुआ बस। जी डियर, कैरेज इनवर्ड्स आगे क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज इशू कोई नहीं रहना चाहिए, मेरे से डिस्कस करें, भाई को छोड़ दें। सर जी कैरेज इनवर्ड्स पिछला पेज निकालना, अभी हमने कैरेजेस पढ़े, कैरेज इनवर्ड्स का क्या ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ था, पढ़े लाइन आखिर में, कैरेज इनवर्ड्स की लास्ट लाइन, एड द कैरेज इनवर्ड while calculating cost of sale। ओके, वही मैंने किया। ये क्लोजिंग स्टॉक के बेटा फिगर 7 लास्ट 11290, अब इसको जरा मतलब एक बॉक्स में कर लें, जस्ट टू प्रेजेंट यू, इन फिगर्स की बेस पे कॉस्ट ऑफ सेल आनी, सॉल्व करें सारे। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉल्व किया करें कैलकुलेटर पे, लास्ट लाइन में से कोई फिगर बताया जरा कॉस्ट ऑफ सेल की, ये लास्ट लाइन वाले हजरात जरा मुझे अपना दोस्त ही समझे, अब रहने दे जी भाईजान। एक लाइन में कितने कैलकुलेटर है? मोबाइल तो सबके पास है ना, दो है, एक एक है, तो कैलकुलेटर एक तो है ना 4 बंदों के पास।
एक एक बटन प्रेस करें, कोई 0 दबाए, कोई कुछ दबाए। जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल 103,920। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल को सेल्स के एंगल से ब्रैकेट लगाई है मैंने, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मेट याद करने की कोशिश करें, क्या ना, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, सब करें सब करें सब करें सब करें सब करें सब करें सब करें। ये बेटा नए पेज से स्टार्ट करना था यार, क्या हो गया? इनकम स्टेटमेंट थी मासूम सी, बीच में ही खत्म हो गई। अगली इनकम स्टेटमेंट प्लीज, न्यू पेज, सफाई सुथराई। फिलहाल ठीक है, वर्किंग करें। आज फिर मोबाइल ही बस ले लो, बस अब एक कैलकुलेटर, क्या हो गया? जी सर जी, ग्रॉस प्रॉफिट्स है 101,600। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साथ? जी सर जी, फॉर्मेट देखें, बताएं नेक्स्ट क्या ढूंढना होता है। अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम वर्ड ध्यान में रख के ट्रायल बैलेंस देखें। नहीं, इस एंगल से सुने जरा, क्या अदर इनकम अगर कोई होगी तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में मिलेगी या डेबिट में? ढूंढने, क्रेडिट कॉलम के अलावा किसी कॉलम में से हरगिज नहीं होना चाहिए इनकम अगर है तो। एक तो सेल है, नीचे आएंगे तो क्रेडिटर है, परचेज रिटर्न है, और कैपिटल है। तो रेंट क्यों अदर इनकम नहीं है? वो वैसे ही डेबिट है, एक्सपेंस होगा वो। चलो आगे। तो बेटा अगर अदर इनकम है ही नहीं तो वो हेडिंग लिखने की जरूरत है, लिख के डैश भी लगाया जा सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे क्योंकि है नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल। तो स्टेट वे कहाँ पहुंच जाए? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी है आपने। नहीं, इस तरह नहीं मेरे साथ, बस ये हेडिंग लिखें और रुक जाए। हेडिंग लिख लें और रुक जाए। ये ट्रायल बैलेंस देखें जी, मैं बेटा एक्सपेंसेस ढूंढने लगा हूँ, बताएं आप किस कॉलम में ढूंढूं? तो डेबिट कॉलम में से सारा पड़ेगा। परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, कैरिज आउटवर्ड्स, यस सर। तो लिख लेते हैं अभी, लेकिन पहले ढूंढ लेते हैं। कैरिज इनवर्ड्स आ चुका है, आ चुका है, परचेजेस में आ चुका है, परचेजेस में आ चुका है, खर्चा है लेकिन परचेजेस में आ गया। कैरिज आउटवर्ड्स लेंगे, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये तो रिटर्न्स लेस हो चुकी हैं। सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, मोटर व्हीकल, ठीक है, एसेट, मोटर व्हीकल, नो एक्सपेंस, नो एसेट, फिक्सचर्स, डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स, नॉट एन एक्सपेंस, कैपिटल में से लेस होती है। बिजनेस का प्रॉफिट should be calculated by deducting business expenses from business income. ड्रॉइंग्स प्रॉफिट में से लेस होती हैं, वो मैं याद कराऊंगा, एक्सपेंसेस में भी आएंगी। फाइनली कैपिटल है तो सिर्फ 4-5 चीजें मिली हैं शायद। फाइनल बोल दें, कैरिज आउटवर्ड्स, सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस। बनाए लिस्ट, इनके नाम लिखें सवाल में से ढूंढ ढूंढ के, और इनकी अमाउंट्स इनके सामने लिखें। कैरिज आउटवर्ड्स
अच्छा इसकी बड़ा इस तरह कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे मैं लिख रहा हूँ, बाद में फिर इसका एक बॉक्स था जिसका मैंने कल बनाया था, एक नजर देख लें जरा फॉर्मेट सही पता अपने जेहन में आए। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, अदर इनकम के नीचे एक्सपेंसेस की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो अब इसको लिस्ट बना के सम कर लेंगे और फिर फाइनली नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लें कैसे लिख रहा हूँ। सैलरीज एंड वेजेस, salaries and wages, motor expenses, motor expenses are 912, rent 6800, sundry expenses। बेटा आपकी बातों साथ वाले भी डिस्टर्ब होते हैं ना, किया करें ऐसे। जरूरी नहीं कि हर साथ वाला इस बहस में इंटरेस्टेड हो। पांच चीजें पूरी करें, कैरेज इन आउटवर्ड्स, सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख लें कोई और खर्चा। जी सर, आपकी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर हमने थोड़ा इधर बना लिया है, उसके नीचे बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज नॉट अकाउंटिंग, इट इज प्रेजेंटेशन, जैसे भी होगी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। कम से कम इस क्लास में तो आप बड़े महसूस हो रहे हैं, या अभी नहीं? एक्सपेंसेस का टोटल करवा दो, 50 50,945। जी बिल्कुल ठीक है। अभी अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो सम आ गया, सब गया प्लीज, कोई कंफ्यूजन? अब इसकी बेस पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालना है। तो मैं ब्रैकेट अब लगा रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होना। अगर अदर इनकम होती तो क्या करते? ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करके फिर एक्सपेंसेस माइनस करते। अदर इनकम ना होने की वजह से स्टेट में ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, नेट प्रॉफिट निकाल। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर, क्योंकि हेडिंग अब बेटा आ गई हुई है, दोबारा लिखना कंपलसरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इट इज टोटल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फाइनली नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 506 कर। ये काइंडली इकट्ठे हो जाए जरा सारे, इसी फिगर में कोई कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनली लिख के जरा बता देगा। देन सर जी जरा नेक्स्ट पेज चाहिए जरा यार, नेक्स्ट पेज। देन सर जी जो इसमें सेकंड, बस करें यार, सेकंड एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है,
नेक्स्ट हेडिंग लिखें, नेक्स्ट पेज चाहिए, छोड़ दें जहाँ भी जगह। कोई भी स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बिजनेस नेम आएगा। अब स्टेटमेंट का नाम है, अपने क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ें। काइंडली इस तरह ना किया करें, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कैलकुलेट हुए मेरा ख्याल है कम से कम 4-5-6 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। दिस इज नॉट द वे। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। राइट टाइम पे काइंडली क्वेश्चन होना चाहिए, इसका क्या फायदा है? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और अगर आपकी कभी कोई क्लास मिस हो जाए तो इस तरह बेटा कभी नहीं हो सकेगा। ये तो जस्ट अ बेयर मिनिमम है जो हम पढ़ रहे हैं। अपनी प्लीज पिछली क्लासेस कवर किया करें, इस तरह नहीं हो सकेगा। ये डियर क्वेश्चन के स्टार्ट में फर्स्ट लाइन में लिखा होता, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो पूरे वर्ड्स लिखा था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेटा कैसे बनती है मैं बताता हूँ अभी, बस यहाँ तक लिख के एक मिनट बोर्ड पे देखना। क्वेश्चन के सेकंड लाइन से स्टार्ट करना, क्वेश्चन वाली सेकंड लाइन अपने पास जरा देखें। हम इससे रिक्वायर्ड था कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और आगे क्या लिखा हुआ था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये अकाउंटिंग ईयर के एंड पे बनाई जाती है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पे बनाई जाती है, टू आइडेंटिफाई कि बिजनेस के पास साल के एंड में अब कितने एसेट्स हो गए हैं, नंबर 2 कितनी लायबिलिटीज हो गई हैं, और ओनर का कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ। तो इनकम स्टेटमेंट पूरे साल का प्रॉफिट निकालने के बाद, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साल के आखिरी दिन इसलिए बनाई जाती है ताकि कौन सी 3 चीजें पता चल जाए, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इसलिए इसके ऊपर हमेशा डेट लिखी जाती है एज ऑन जो भी आपका ईयर एंड हो, इस केस में 30 अप्रैल 2007। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पूरे साल की इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंसीडर करके प्रॉफिट निकाला है, और आप साल के एंड में भी डिटरमिन करते हैं कि साल के एंड में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल कितना रह गया। तो ये काइंडली छोटा सा डिफरेंस आपने जहन में रखना है। ये एज ऑन में से मीनिंग समझ आ रहा है? एज ऑन मतलब कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये किस दिन स्टेटमेंट बन रही है, जब साल का एंड आ गया। ठीक हो गया सर? इस तरह से असल में ये नहीं होता कि इस क्वार्टर में कितने एसेट थे, आप हमेशा इंटरेस्टेड ये होंगे कि अब मेरे पास एसेट कितने हैं, कल मेरे पास कितने, इस दिन के एंड पे कितने हो गए, अब कितने हो गए। आप इस चीज में इंटरेस्टेड शायद नहीं होंगे कि इस पूरे अरसे में कितने एसेट्स हैं, क्योंकि इन एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होगा। मसलन अगर आपसे मैं पूछूं कि आप 14 अक्टूबर आज डेट है, आप इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे अब मेरे पास इस लम्हे कितने एसेट्स हैं, मेरी कोई लाइबिलिटीज है या नहीं, और मेरा इस बिजनेस में कितना लगा हुआ। आप इस चीज में शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि इस दिन में कितने रहे, क्योंकि हो सकता है कोई आपने बेच दिया हो तो आपने फर्दर खरीद लिया हो। मतलब रात को अगर आप सोने लगे तो अब ये देखना चाहते होंगे मेरे पास इस सोते वक्त कितने हैं, और अगले दिन अब मेरे पास कितने हो गए, अब कितने हो गए, जो बेच दिए हैं, जो फर्दर खरीद लिए हैं, उन सब के बाद फाइनली अब मेरी पोजीशन क्या है, मेरे माली हालात की पोजीशन क्या है। तो ये डेली चाहे निकाल सकते हैं आप, लेकिन जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल की आप बनाते हैं, इसी तरह अभी इनिशियली आपके लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी साल के एंड पे बनती है। लेकिन मेरी इस बात का हरगिज डेफिनेटली मतलब नहीं है कि आप डेली नहीं बना सकते, आप क्वार्टरली नहीं बना सकते, लेकिन आपके लेवल पे नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि आप साल के एंड पे एक ही दफा ये डिटरमिन कर लेते हैं कि साल के एंड पे एसेट्स लायबिलिटीज कितनी। ठीक है, बाकी डेफिनेटली अगर डाटा अवेलेबल हो तो हम डेली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, 6 मंथली 6 महीने बाद कितने हो गए, सेमी एनुअल वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह प्लीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक साल की है, उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी पूरे साल के एंड पे बनाई जाती है। ओके प्लीज। बहरहाल बाकी इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो मेरे साथ साथ रहेगा इंशाल्लाह, वो इशू नहीं है। जी डियर, इसका तरीका ये है, मेरे साथ पहले जरा 2 मिनट देने आपको। सबसे पहले इसमें लिस्ट बनती है एसेट्स की,
तो अपना जरा सवाल देखें। इस क्वेश्चन के मुताबिक 30 अप्रैल 7 वाले दिन अब हमने ढूंढना ये है कि हमारे एसेट्स कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं और किस किस अमाउंट के हैं। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, वो मेरे साथ आपने रहना, मैं सही तरह समझाना चाह रहा हूँ। जी डी स्टार्ट लें। सेल एक एसेट है, ये बहस खत्म हो गई। मेरे अगले वर्ड सुनिएगा गौर से। परचेज एसेट थी, ट्रायल बैलेंस के बिल्कुल नीचे एंड में जाए, ट्रायल बैलेंस के एंड में सर, ट्रायल बैलेंस ही है आपके साथ, ट्रायल बैलेंस ही। क्या जब पूरा साल गुजर गया है और हम जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो ये जो 11290 है, अब बस ये एसेट रह गया है या वो सारी परचेज हमारा एसेट रह गई है? दोबारा मेरे वर्ड सुने, बल्कि ज्यादा बेहतर रहेगा परचेज 1 मिनट अगली लाइन पे है। क्या ओपनिंग स्टॉक भी हमारा एसेट था? कब था? फिर और चीजें वो भी हमारा एसेट थी, वो भी था, लेकिन क्या अब एंड ऑफ द ईयर सिर्फ जो बच गया है स्टॉक वही एसेट है? एसेट क्या होता है? इससे फ्यूचर बेनिफिट मिलना होगा। हम किस दिन ये स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं? एंड ऑफ द पीरियड बनाना चाह रहे हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं था? था। क्या परचेजेस जब खरीदी थी एसेट नहीं थी? थी। लेकिन अब बस कौन सी परचेजेस हमारा एसेट रह गई हैं? जो बच गई। तो अब मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना वो ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, ना वो सारी परचेज आनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। सब ओके सर? वापस आ रहे टाइल में, बाकी मैं अभी ये सबको लिख के दिखाता हूँ। कैरिज आउटवर्ड्स एसेट्स ढूंढ रहे हैं, कैरिज इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट, मोटर व्हीकल एसेट है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, सन्ड्री डेफिनेटली मैंने जान के छोड़ा, मेरे को उम्मीद थी कि ये पता आपको, मैंने इतने काफी नो हो गए। मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी की लिस्ट बनाएंगे, उसमें आएगा। कैशर है बैंक, कैश इन हैंड, ड्रॉइंग्स शुक्र एसेट, इस पे भी यस हो गया। ड्रॉइंग्स मींस रिडक्शन इन कैपिटल, नथिंग एल्स। ये कैपिटल की कैलकुलेशन करते हुए लेस हो गई। तो एसेट्स कौन कौन से निकले फाइनल सुने, खामोशी से सुनो। मेरे नजदीक सबसे पहला एसेट फाइनली निकला है मोटर व्हीकल, नहीं क्लोजिंग स्टॉक एंड में वो मैडम बता देता हूँ। स्टाइल में कौन सा निकला? मोटर व्हीकल, फिक्सचर, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और क्लोजिंग स्टॉक का मैंने एंड में क्यों बोला है? क्योंकि वो एंड में गिवन है। बस यही चीजें बनाए लिस्ट। लिस्ट बनाने का मतलब साथ वाले को देख के बातें शुरू करें, अब माले ही है। कौन सी बातें हैं सर? ये वही है, मोटर व्हीकल ट्रायल पूरा कर। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि स्टॉक अभी फिलहाल, डेफिनेटली आगे ऐसा ऐसे चलेंगे। अगर किसी को कुछ और बातें पता है तो अपने तक महदूद रखिएगा। $14,400 अपने क्वेश्चन में से देखिएगा, मेरी फिगर से चेक करिए आप लोग। अच्छा, इसका भी वही तरीका, बिल्कुल एंड में लिखें पेज के इधर उधर, बस इसका कुछ नहीं करना, हमने सम ही करना। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, डेटर्स,
कैश एंड बैंक 4100, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 240, and finally closing stock. Closing stock 11. क्या मेरी इस बात का ये मतलब बना कि ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं है, परचेजेज एसेट नहीं है? मेरी इस बात का मतलब क्या बना, जिस डेट पे हम एसेट्स की लिस्ट बना रहे हैं उस डेट पे मींस 30 अप्रैल 7 पे ओपनिंग स्टॉक अब एसेट नहीं रहा, परचेजेज सारी एसेट नहीं रही, जो बचा है स्टॉक बस वो अब एसेट रह गया है। तो हम क्या लिस्ट बना रहे हैं, जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल रह गए हैं किस डेट पे। यकीनन अगर आप 1 मई 6 के एंगल से देखें तो ओपनिंग स्टॉक एसेट है, जिस दिन चीजें खरीद रहे हैं उस दिन के एंगल से देखें सारी परचेजेस एसेट हैं, लेकिन साल के एंड के अगर एंगल से देखें तो जो चीजें बची हैं वो एसेट हैं और बाकी जो बिक गई हैं वो अब हमारा एसेट नहीं है। डन सर, वर्ड्स ओके मेरे? देन बेटा इसका एक टोटल करना होता है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट जी भाई साहब, सेल रिटर्न एसेट आपके ज़हन में जो आ रहा है वो चीजें जो आई होंगी वो अब आपके स्टॉक में शामिल हो गई होंगी। तो सेल रिटर्न इनकम में रिडक्शन है, वो जो चीजें बढ़ी होंगी वो स्टॉक में शामिल हो गई होंगी। सेल रिटर्न इज रिडक्शन इन इनकम। ओके जुबैर साहब, ये 54142 आ गया सबका? देन बेटा जब एसेट्स की लिस्ट बन जाए तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिखनी है आपने, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और यहाँ कुछ जरा पुरानी बातें बीच में आनी है तो बेहतर ये रहेगा कि पहले देख के रिवाइज कर लें। कैपिटल एंड लायबिलिटीज की हेडिंग आएगी, फिर क्या होगा वो मैं बताता हूँ। हेडिंग लिख लें, क्वेश्चन सामने रख लीजिएगा। स्टार्ट लो। सबसे पहले बेटा जरा ढूंढ दे मुझे कैपिटल कितना है। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल नजर कहाँ आएगा यार? देखिए क्रेडिट कॉलम में सवाल कौन सा हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, 18820, 18820 मत लिखिएगा, सिर्फ सुनिएगा देखिएगा। 18820। अब जरा काइंडली अपनी अकाउंटिंग की जो फर्स्ट या सेकंड डिस्कशन है वो ध्यान में लाएं, जो हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस निकालें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो अभी बनाई पिछले पेज पे। इसमें बड़ा एक प्रॉफिट आ गया सर, इसमें प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? बिजनेस अपना ही समझे, ये पैसे आपने लगाए हुए थे, ये पैसे आपने बिजनेस से कमा लिए हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? तो किसी को पता है कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग्स लेस होती हैं यार, पक्की बात है। तो प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा हमारे पास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, और अगर ड्राइंग्स हुई होंगी तो वो क्वेश्चन में से ढूंढ लेते हैं। तो सब कंफर्टेबल है कि अगर मैं कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर दूं? ठहर जाए फिगर बोल दें। 50655। प्लीज एनी कंफ्यूजन? थक तो नहीं गए? एक मिनट आंखें बंद करें।
नहीं आएगी? मेरी आवाज इंशाल्लाह काफी है। अच्छा, मेरे कहने पे आंखें भी बंद नहीं करनी? मेरे कहने पे ना साथ वाले से बातें छोड़नी है, मेरे कहने से कुछ भी नहीं करना। मैं चाह रहा था रिलैक्स कर लें, लेकिन लगता है आपने रिलैक्स कर लिया हुआ है। हंसने वाली बात की लग रही मुझे, मतलब सही सुना ही नहीं है। इंशाल्लाह मैं दोबारा पूछता। ये आंखें खोल के बड़ा देखें, क्या यकीन आ रहा है कि प्रॉफिट ऐड हो सकता? ड्राइंग ढूंढे जी। ड्राइंग्स कहाँ ढूंढे? जेब में ना ढूंढी? 29440 29, क्या 29440 का ब्रैकेट लगाऊं? क्या ऐड करके क्या लेस कर रहा हूं? जब बेटा ये कर लेंगे तो इसका एक सर्कल बॉक्स सा बना देंगे और कैपिटल सॉल्व करके, कैपिटल की अमाउंट सॉल्व करके फिर यहाँ लिख लेंगे। आप भी नोट करें जिस तरह मैंने किया है, और काइंडली फिर मुझे आंसर बताइए। एक मिनट ठहर। Four 0035. What is this 40035? क्लोजिंग कैपिटल कह लें, कैपिटल था 1880, प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग्स लेस करके अब कैपिटल रह गया है 40035। नेक्स्ट पीरियड में जब आप कैपिटल की वर्किंग करेंगे तो किस अमाउंट से स्टार्ट कर लेंगे? 40035, याद है प्लीज? फिर उस नेक्स्ट पीरियड का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, और अगर उस पीरियड में ड्राइंग्स हुई होंगी एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। डन सर? जब ये हो जाएगा तो लास्ट फिर आप अपनी हेडिंग लिखनी है लाइब्रेरीज। लाइबिलिटीज हेडिंग लिख के अपना क्वेश्चन देखें, और डेबिट साइड पे लाइबिलिटीज ढूंढें। डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है सर? ढूंढने लाइबिलिटीज। सेल परचेज रिटर्न, हमारा यार कैपिटल एक ही है, देखें 14107। डेफिनेटली अगर कोई और लाइब्रेरी भी होती वो भी इस लिस्ट में फिगर आ जाती। फॉर एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक, कोई एक्सपेंस अगर रह गया पेबल वगैरह वगैरह। ओके सर? देन सर इसका एक लास्ट स्टेप, एक और रिवीजन हो रही है। कुछ अर्सा पहले हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, नहीं आ रही ध्यान में? अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला जरा एक मिनट बोर्ड पे देखिएगा। नहीं मेरे जरा देखिएगा, मुझे याद है। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्या इसी इक्वेशन को रीअरेंज भी किया जा सकता है मैथमेटिकली? कैसे? फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो बात ये डिसाइड हुई थी कि अगर हमारी अकाउंटिंग ठीक जा रही है तो किसी भी स्टेज पे अगर हम इसे आपस में रिकंसाइल करें तो ये इक्वेशन मैच होगी। तो ये जो बेटा मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट बनाई है, ये स्टेटमेंट इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को रीअरेंज करके बन रही है। ये जो मैंने और लिखा है, अपनी जरा स्टेटमेंट देखें। आपके पास टोटल एसेट्स आ गए हुए हैं, टोटल एसेट्स आ गए हुए हैं। तो अब ये टोटल एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए? कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। तो आप जरा कैलकुलेटर उठाएं और कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी एक ही हमारे इस केस में है, तो इसका सम करके देखें।
बात समझ रही है मेरी प्लीज? Yes, sir. क्या चीज किसके इक्वलेंट कैलकुलेट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नीचे ये काइंडली टोटल करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन की का फॉर्मूला भी रिवाइज करके लिख लें अपने ज़हन में। हमारा इनिशियली आंसर जरा 54142 मैच हो गया सर? ये बड़ा अकाउंटेंट की जिंदगी की यही चंद एक खुशियां हैं। नंबर 1 ट्रायल मैच हो गया, ट्रायल। और नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच कर गई। और खुदा ना खासे मैच ना करे तो फिर रातें लग जाती हैं ये ढूंढने के लिए कि आखिर क्या वजह हुई। तो इसका तरीका क्या है? जब भी काउंटिंग करें मोबाइल ऑफ रखें ताकि सारा ध्यान काम पे हो और यही छोटी छोटी खुशियां कहीं हमसे रूठ ना जाए। तो अब जहां तक कौन सी 2 खुशियां अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुकी हैं, ट्रायल टैली होता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा क्या चीज किसके इक्वल हो जाती है? मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं हो? मुड़ के घड़ी देखें, क्या वही टाइम है जो हमारी अपनी घड़ियों पे है? क्या मायूसी अभी है? क्या टाइम वंस अगेन मेरी तरफ है या हमारी तरफ है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। क्या होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो सकता? आपको किसने कहा ये? अब्दुल क्वेश्चन नंबर 2 बेटा होमवर्क लिखें। और ये जो खुशी अभी हमें क्लास में हासिल हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बना के, अच्छा इस क्वेश्चन में ना 2-3 इश्यूज आने, 2-3 इश्यूज आने हैं, लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ पहले आप क्रिएट कर लें वो इश्यूज, तो कल इंशाल्लाह उसे रिजॉल्व करेंगे। तो प्लीज होमवर्क रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।